और आज की इस वाली वीडियो में अपन देखेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। पिछली वीडियोस में दो वीडियोस के अंदर अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म कर दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब इसके बाद में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये वो टॉपिक्स है जो अपन को रिव्यू करना है। देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिलेड एक्शन होता है। बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो इंस्टेंट एक्शन होता है, इमीडिएटली इन्फेक्शन हुआ या फिर नेक्रोसिस हुआ, इंस्टेंट एक्शन आ गया। वो कौन सा एक्शन होता है? वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? वो एक डिलेड एक्शन है, बट इट इज मोर स्पेसिफिक। ये ज्यादा एंटीजन स्पेसिफिक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन थोड़ा वाइड स्प्रेड है, बेसिकली ज्यादा वाइड रेंज के लिए 1000 एंटीजेंस के आसपास ही वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, बिकॉज दैट इज एन इननेट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है अपने आप, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के? तो देखिए, कॉजेस के अंदर वैसे तो बहुत सारे कॉज है, लेकिन सबसे पहले तो फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो वो हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन है, परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन है तो वो एक वो रीजन हो सकता है। कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो कारण हो सकता है इसका, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। कॉज ये हो गए। फिर सेल्स। अब देखिए, सेल्स इसके कौन कौन से हैं? नंबर 1, सेल्स के अंदर सबसे पहले तो मैक्रोफेजेस। आपको याद होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि मैक्रोफेजेस जो है, दे एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड दे प्रेजेंट देयर एंटीजन टू द CD4 पॉजिटिव सेल्स, CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर टाइप 1 सेल्स। तो उसको मैक्रोफेजेस अपना एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली उससे फिर ट्रिगर होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। तो मैक्रोफेज तो बनेंगे इसके अंदर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेल लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, और लिम्फोसाइट को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ ड्रैग करने के लिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ घसीटने के लिए, उसको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है? इसके लिए होता है लिम्फोटैक्सिन, ठीक है, लिम्फोटैक्सिन। तो लिम्फोटैक्सिन क्या करता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर लिम्फोसाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लिम्फोटैक्सिन। अच्छा, इसके बाद में आपको याद होगा न्यूट्रोफिल्स, तो वहां पे डिस्कस कर लिए थे हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। तो न्यूट्रोफिल के अलावा दो और कौन से ग्रैन्युलोसाइट होते हैं? तो एक इओसिनोफिल और एक बेसोफिल। तो वो दोनों भी आ जाएंगे। देखिए, जो इओसिनोफिल्स है ये मोस्टली इसके जैसे कॉजेज में एक पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर है, किसी हेलमिंथ का इन्फेक्शन है या किसी भी टेपवर्म वगैरह का इन्फेक्शन है, तो उस केस में पैरासिटिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिल्स मोस्टली पाए जाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इओसिनोफिल्स आर मोस्ट commonly found when there is some parasitic infection in the body. Now, what is so special with the parasitic infections? देखिए, eosinophils के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, eosinophilic जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो बेसिकली एक प्रोटीन होता है उनके अंदर, उसका नाम देते हैं हम मेजर बेसिक प्रोटीन। अभी जो मेजर बेसिक प्रोटीन है, ये पैरासाइट्स को बेसिकली डाइजेस्ट कर सकते हैं, या बेसिकली पैरासाइट्स को किल कर सकता है। मेजर बेसिक प्रोटीन, हेलमिंथिक इन्फेक्शन वगैरह जो भी है इसके लिए। तो MBP ये प्रेजेंट होता है इओसिनोफिल्स में, इसलिए these are specially found in parasitic infections. फिर टिश्यू के अंदर क्या मिल जाएगा हमको? मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स बेसिकली बेसोफिल्स के जो मास्ट सेल्स बन जाते हैं कब? जब ये ब्लड से टिश्यू के अंदर एंटर करते हैं, मास्ट सेल्स, ठीक है। और मास्ट सेल्स आपको पता ही है, हिस्टामिन रिलीज करेगा और इन्फ्लेमेशन रेगुलेट करेगा। तो ये मेनली जो सेल्स प्रेजेंट है एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर वो है। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, ये सिर्फ पैरासिटिक इन्फेक्शन में मिलेगा। मास्ट सेल्स आपको पता ही है, मैक्रोफेजेस आपको पता ही है। नहीं पता था, आप एक बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये तो सेल्स प्रेजेंट है। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू दे दिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। अब अगर हम थोड़ा सा इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म देखें, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो स्पेशलाइज्ड फॉर्म इज ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। और इसका कॉम्पोजिशन और इसके जो डायग्राम वगैरह लिखा है, इसके जो बग्स है, वो हम एक डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं। एक डायग्राम में ये सब कुछ आ जाएगा, बस बग्स हम थोड़ा अलग से देख लेंगे। तो देखिए,
ग्रेन्युलोमेटस, पहले तो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन नोड्यूल्स के फॉर्म में होता है, बेसिकली नोड्यूल्स के फॉर्म, और ग्रेन्युलोमा सेंटर में नेक्रोसिस होगा, ग्रेन्युलोमा के सेंटर में नेक्रोसिस होगा, पेरिफेरी पर लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, और मैक्रोफेजेस जो है दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू सम अदर सेल्स कॉल्ड एपिथेलियोइड सेल्स. नाउ व्हाई विल दे ट्रांसफॉर्म? दे विल ट्रांसफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरफेरॉन गामा. ठीक है, तो मैक्रोफेजेस को अगर इंटरफेरॉन गामा से, एक तरह से स्टीरॉइड्स है बेसिकली मैक्रोफेजेस के लिए, जैसे कुछ केसेस में एथलीट्स कई बार यूज करते हैं स्टीरॉइड्स टू बूस्ट देयर परफॉर्मेंस, और जब बॉडी बिल्डर्स होते हैं कई बार, कुछ, हम हर केस में नहीं, कुछ केसेस में कई बार यूज कर सकते हैं इलीगली टू बूस्ट देयर मसल मास, मसल मास को ज्यादा दिखाने के हिसाब से स्टीरॉइड यूज करते हैं. तो उसी तरह स्टीरॉइड्स की जैसे एक तरह से उसका परफॉर्मेंस इनहैंस करने के लिए मैक्रोफेज का इंटरफेरॉन गामा काम करता है, और इसलिए मैक्रोफेज जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एपिथेलियोइड सेल. ठीक है, तो एपिथेलियोइड सेल जो है वो सेंटर में दिखेगा, और एपिथेलियोइड सेल्स अगर फ्यूज हो जाए, तो एपिथेलियोइड सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, अगर वो फ्यूज हो जाए तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा और जायंट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. एपिथेलियोइड सेल वैसे ही बड़ा था और बड़ा सेल बन जाएगा, क्योंकि 4-5 अगर एपिथेलियोइड सेल फ्यूज कर जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, वो भी सेंटर में मिलेगा. अच्छा, क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन का या इन्फ्लेमेशन का डायग्राम बनाने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये जो सेल्स मैंने आपको बताया, इन बन कैसे रहे बेसिकली. तो देखिए, आपको याद होगा कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन था उसके अंदर मैक्रोफेज आकर के कंज्यूम कर जाता माइक्रोब्स को, जो भी है. फिर वो क्या करता माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स के ऊपर के जो एंटीजन होते हैं उनको अपने सरफेस पे MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप में उसको प्रेजेंट करता है. तो बेसिकली वहां से स्टार्टिंग हो रही थी, हमने देखा था पिछली वीडियो में. तो यहां पर मैं वही बना देता हूँ, ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये इसका MHC है, MHC टाइप 2. ठीक है, तो ये प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन, ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, किसको करेगा? टी हेल्पर सेल, CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स को. ठीक है, तो मान लीजिए ये CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल है कोई, TH टाइप 1 लिखा हूं, TH है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये इसको एंटीजन बेसिकली दिखा रहा है टी हेल्पर टाइप 1 सेल्स को. अब इससे हो क्या रहा है, एक तो इसने एंटीजन दिखाया इसको, प्लस ये जो एपी सेल है, एपी सेल यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एक तो एंटीजन प्रेजेंट किया, इसके साथ में एक चीज और रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन 12. इंटरल्यूकिन 12 इसको स्टिमुलेट करेगा किस चीज के लिए? इसको ये स्टिमुलेट करेगा इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करने के लिए, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेंगे. नाउ दिस इंटरल्यूकिन 2 which is released by the T helper type 1 cells will act on itself, इस पर ही एक्ट करेगा, on this same TH type 1 cells via autocrine action. ये ऑटोक्राइन एक्शन से इसके ऊपर एक्ट करेगा, और होगा क्या? होगा ये कि ये भाई ऑटोक्राइन एक्शन से ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है बेसिकली, और इसको स्टिमुलेट करने से दो चीजें रिलीज कर रहा है. एक तो इंटरफेरॉन, IFN इंटरफेरॉन गामा, इसके साथ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. आपको याद होगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, पिछली वीडियो में एक्यूट इन्फ्लेमेशन की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है ये किसको ट्रिगर करता है? ये ट्रिगर करता है P and E सिलेक्ट, सॉरी नॉट P सिलेक्ट, ओनली E सिलेक्टिन. ये ट्रिगर करता है E सिलेक्टिन को और इंटेग्रिन्स को, इंटेग्रिन्स में कैम मॉलिक्यूल्स को ट्रिगर करता है, और E सिलेक्टिन को ट्रिगर करता है. तो बेसिकली कहां पर होते हैं वो एंडोथीलियम में होते हैं, कैम मॉलिक्यूल्स और E सिलेक्टिन एंडोथीलियम में. तो ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है एंडोथीलियम. ठीक है, अब रेगुलेट करता है ना उनको, TNF, E सिलेक्टिन और कैम मॉलिक्यूल्स को. तो ये तो एंडोथीलियम में चला गया. अब इंटरफेरॉन गामा मैंने जैसा आपको बताया था मैक्रोफेज फैक्ट करता है. तो ये ना मैक्रोफेज अभी मैक्रोफेज है, लेकिन ये कन्वर्ट किसमें कर देगा मैक्रोफेज को. आप ये मान लीजिए कि मैक्रोफेज पे एक्ट कर रहा है, और अब ये क्या बन रहा है, नया सेल कौन सा बना, मैंने आपको क्या नाम बताया? एपिथेलियोइड सेल. इसको मैं ब्लैक से ले देता हूं, एपिथेलियोइड सेल. ठीक है, एपिथेलियोइड सेल में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस.
ठीक है, इंटरफेरॉन गैमा के इन्फ्लुएंस में मैक्रोफेज वाज कन्वर्टेड टू द एपिथेलियोइड सेल। अब ये तो आपको पता चल गया बेसिक जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, इंटरल्यूकिन 12 इंटरल्यूकिन 2 वगैरह इन सबका एक्शन आपको पता पड़ गया। अब अपन मेन डायग्राम पे चलते हैं। मेन डायग्राम कैसा दिखेगा देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है, दैट इज मैक्रोफेज। तो सबसे सेंटर में कौन होगा, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज को मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है पर आप ये डायग्राम मेरे साथ साथ बना सकते हैं। डायग्राम साथ साथ बनाएंगे, आपको साथ साथ याद होगा। तो मैक्रोफेजेस है बेसिकली, मैक्रोफेजेस है और वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, एपिथेलियोइड सेल में। देखिए न्यूक्लियर वगैरह है, आप बना लीजिएगा मैक्रोफेजेस सेंटर में। इसके साथ में मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैक्रोफेज या एपिथेलियोइड सेल फ्यूज कर जाए तो क्या बना लेते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल। तो ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोई कलर एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, ऐसे नहीं स्टेज के अकॉर्डिंग नहीं, जस्ट मैं ऐसे दिखाने के लिए बना रहा हूं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल। अब ये तो था सेंटर क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन का, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन का सेंटर था ये वाला, ये पूरा। अब इसकी जो पेरिफेरी है उस पर क्या प्रेजेंट है, तो उस पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, TH1 लिम्फोसाइट्स या फिर बाकी लिम्फोसाइट्स, CD8+ लिम्फोसाइट्स, ये सब प्रेजेंट है। ये कर क्या है, ये लिम्फोसाइट्स है क्यों, तो बेसिकली लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, ये इंटरफेरॉन गैमा सिक्रीट करेंगे और इन मैक्रोफेजेस को एपिथेलियोइड सेल्स में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और एपिथेलियोइड सेल्स इवेंचुअली मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिम्फोसाइट्स, इनका जो लेबलिंग है वो अपन लास्ट में करते हैं, ठीक है। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट, सॉरी ये लिम्फोसाइट्स है। अब लिम्फोसाइट्स के बाहर भी एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है और उसको बोलते हैं अपन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट। अब फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है वो भी अपन देख लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आप बताइए काम क्या करता है, तो बेसिकली फाइबर्स का फॉर्मेशन या कह लीजिए मैट्रिक्स का सिक्रेशन, जो ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका फॉर्मेशन करता है, कोलेजन का फॉर्मेशन करता है, बेसिकली कोलेजन सिक्रेट करता है फाइब्रोब्लास्ट। तो ये कोलेजन जो है ये सिक्रेट क्यों हो रहा है, तो देखिए कोलेजन सिक्रेट होने का कारण ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है, एक तो इसको चारों तरफ से कवर कर देगा ताकि आगे स्प्रेड ना हो, प्लस ये जो टिश्यू यहाँ पे डैमेज हुई थी इसको रिपेयर करने का काम भी करेगा फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग कर देते हैं। अंदर ये वाले हैं एपिथेलियोइड सेल्स प्लस मैक्रोफेजेस है कुछ जो अभी बड़े हुए नहीं है मैक्रोफेजेस। अच्छा, अगर एपिथेलियोइड जायंट सेल्स फ्यूज कर जाए तो क्या बनना था आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। रेड कलर में क्या दिखा रहा है, रेड कलर में क्या है, लिम्फोसाइट्स। क्या रिलीज कर रहे थे लिम्फोसाइट्स क्या रिलीज कर रहे थे, तो ये रिलीज करते इंटरफेरॉन गैमा। फिर सबसे बाहर की तरफ रिपेयर और रीजनरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन है, फाइब्रोब्लास्ट, या उसको कंडक्ट करने के लिए ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये इसका डायग्राम है नेक्रोसिस का, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन का, सॉरी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन का, सॉरी ये डायग्राम है। इसको आप बना लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बनना आप कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको सेल समझ में आ गया, सेल्स का काम समझ में आ गया। एक ये वाला डायग्राम है, इससे पिछला वाला जो देखा था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसके बग्स यानी कि कौन कौन से माइक्रोब्स बेसिकली इसको अफेक्ट करते हैं, माइक्रोब्स कौन कौन से हैं बेसिकली जिसकी वजह से हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है वो दो तरह का हो सकता है,
या तो केसिएटिंग या नॉन केसिएटिंग। केसिएटिंग का मतलब वो बेसिकली डेड हो चुका है। तो केसिएटिंग को आप हिस्टोलॉजिक स्लाइड पे कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे हमने केसिएटिंग नेक्रोसिस भी पढ़ा था, तो वो पिंक दिखेगा थ्रू आउट, उसमें पर्पल कलर के न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होंगे, पिंक दिखेगा थ्रू आउट। और नॉन केसिएटिंग, उसमें आपको पर्पल कलर के न्यूक्लियर प्रेजेंट दिखेंगे, ये सेल्स प्रेजेंट दिखेंगे, ठीक है। तो नॉन केसिएटिंग अलाइव है और केसिएटिंग बेसिकली डेड है। अच्छा, इसके बाद में केसिएटिंग नेक्रोसिस। केसिएटिंग नेक्रोसिस का सबसे कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस, सबसे कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस भी केसिएटिंग नेक्रोसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में नॉन केसिएटिंग देखने को मिलता है आपको कैट स्क्रैच फीवर में। कैट स्क्रैच फीवर इज कॉज्ड बाय बॉर्टनेला। कैट स्क्रैच फीवर में नॉन केसिएटिंग, और केसिएटिंग हमको देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पूरा जितना आपको रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट उतना ही था क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। थोड़े बहुत इसमें जो आपको बग्स वगैरह है वो और आप देख सकते हैं बुक्स में, ठीक है। बाकी यही था पूरा आइडिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। थैंक यू।